नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर एम शक्कर। आज हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का। और सिंधु घाटी सभ्यता को अपन पूरे होल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि हर टीचर का अपना अपना पढ़ाने का तरीका है। हम इसमें जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे टॉपिक को जो है अलग अलग भागों में तोड़ करके देखेंगे अपन, और तब जाकर के हम कह पाएंगे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा अध्ययन कर लिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो हमारा ये टॉपिक है। इसको अगर हल्का सा जो है मैं डायग्राम के रूप में यानी कि एक मैप में दिखा दूं, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता पली बढ़ी, यानी कि उसका उद्भव भी हुआ, उसका विकास भी हुआ, उसका पूर्ण विकसित अवस्था में भी आई और उसका पतन भी हो गया। तो ये जो एरिया है सिंधु घाटी सभ्यता, इस एरिया में आई है। अपन जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अलग अलग भागों को अलग अलग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कब हुआ, उसका उत्खनन किसने किया, उसके निर्माता कौन कौन से थे, उसके कालक्रम क्या क्या है, इसके बाद में उसका नगर नियोजन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक जीवन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन है किन किन कारणों से हुआ उसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की वर्तमान में हमको देन क्या है, लीगेसी क्या है, विरासत क्या है, इसके बारे में अपन जानेंगे। तो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को पूरे टॉपिक करने के बाद में जब पूरा टॉपिक अपना खत्म हो जाए, तब हम ये अपने नोट्स में से, अपने डायग्राम में से जो है हम ये कह पाएंगे कि हमारा टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। फिर कंप्लीट होने के बाद में आप किसी भी एग्जाम में अगर आप सोल्व करेंगे तो अपन जो पढ़ेंगे उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पे ध्यान रखिएगा और पूरी तरह से जो है उसको यहां फिट कर लीजिएगा। तो अभी मैंने सिर्फ इतना बताया आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इस एरिया में आई, यानी कि 1921 ये जो डेट है, 1921 जो डेट है, इससे पहले ये माना जाता था कि भारत का इतिहास जो है वो कब से स्टार्ट होता है, 1500 ईस्वी पूर्व से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है। और ये कौन सा काल था? ये था वैदिक काल। तो यानी कि 1921 से पहले किसी को कुछ भी पता नहीं था कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम की कोई चीज है या सभ्यता है या नहीं। इसलिए हमारा इतिहास जो है, जो भारत का इतिहास शुरू होता था वो होता था 1500 ईस्वी पूर्व से वैदिक काल से। लेकिन हुआ ये कि 1921 में, अभी पढ़ेंगे डिटेल से आगे, 1921 में दयाराम साहनी ने जो है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक नगर की खोज कर दी और उसी से सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हो गया। और फिर एक बड़े स्तर पे जो है इस पूरे भूभाग में जो है सिंधु घाटी सभ्यता नाम का एक बड़ा सभ्यता उभर करके सामने आ गई या खोज में आ गई। तो यानी कि अपन इसके बारे में जो है डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैंने अभी बताया था आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो चीजें हैं वो ये पढ़ेंगे अपन। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उसका परिचय देखेंगे, हल्का सा ब्रीफ में परिचय देखेंगे, उसका नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है इसके बारे में देखेंगे अपन। निर्माता, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन कौन सी प्रजातियों को माना गया है उसके बारे में देखेंगे। कालक्रम, कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है, अलग अलग विद्वान अलग अलग कालक्रम मानते हैं, तो सर्वाधिक मान्य कौन सा और क्यों मानते हैं वो देखेंगे अपन। उद्भव, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो उद्भव कैसे हुई। कुछ लोगों का मानना है कि विदेशी लोगों के द्वारा उसका निर्माण किया गया, और कुछ विद्वानों का मानना है कि हमारे विद्वानों, हमारे देसी लोगों के द्वारा ही जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया गया। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे अपन। विस्तार और क्षेत्रफल, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, किन किन राष्ट्रों में फैली हुई है, वो किन किन राज्यों में फैली हुई है, भारत के कितने राज्यों में फैली हुई है, इसके बारे में अपन देखेंगे। यहां प्रमुख नगर, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, किस किसने खोज की, वहां से क्या क्या चीजें मिली है खुदाई में हमको, वहां से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उसके बारे में डिटेल से देखेंगे अपन। फिर प्रमुख विशेषताओं के बारे में,
कि नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन और उसकी विशेषताओं को डिटेल से पढ़ेंगे अपन। राजनीतिक जीवन कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। सामाजिक जीवन कैसा था, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अपन। धार्मिक जीवन कैसा था, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अपन। आर्थिक जीवन कैसा था, उसके बारे में पढ़ेंगे। कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कलात्मक चीजें क्या क्या थी, क्या क्या मिली है, मोहरे मिली है, क्या क्या मिली है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे पतन, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो इतनी बड़ी थी, आखिर ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, उस कारणों को डिटेल से पढ़ेंगे। कौन कौन से विद्वान ने क्या क्या कारण माने, वो पढ़ेंगे अपन। देन, लीगेसी, कि सभ्यता तो खत्म हो गई है, लेकिन ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आज भी जिंदा है और वो सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता ने हमको क्या दे करके गई या क्या दिया, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को इतने भागों में तोड़ करके जो है, इतने भागों में जो है अपन पढ़ेंगे। जब इतने भाग पूरी तरह से कवर हो जाएंगे, तब हम ये कह पाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारी पूरी हो गई है। तब हम चाहे कोई सी एग्जाम हो, उसमें से जो है सारे क्वेश्चन जो है अपन सोल्व कर पाएंगे। तो इसलिए एक एक चीज को जो है अपन तोड़ करके पढ़ रहे हैं। तो पहले अपन चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय के ऊपर, यानी कि एक एक भाग को तोड़ करके डिटेल से पढ़ेंगे। परिचय, सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। परिचय में कुछ बातें हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास की पहली सभ्यता है और इतने विस्तृत क्षेत्र में मिलकर क्षेत्र में पाई गई है या उत्खनित हुई है। अगर बात करें उत्खनन की, तो भारतीय इतिहास में जो है, भारतीय इतिहास की जितने भी पुरातात्विक स्थल है या प्राचीन या ऐतिहासिक स्थल है, उसको खोज करने का और उसका उत्खनन करने का काम जो है एक विभाग करता है। और उस विभाग का क्या नाम है, उसका नाम है ASI। ASI, इसको बोलते हैं भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। सर्वेक्षण विभाग, यानी कि भारत में जो है किसी भी ऐतिहासिक स्थल की खोज करनी हो, उसकी खुदाई करनी हो, उसका उत्खनन करना हो, तो यह काम जो है एक विभाग करता है और उस विभाग का नाम है ASI, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको ये भी बोलते हैं, या कह सकते हैं भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में देख रहे हैं। तो 1861 में जो है एक वाइसराय थे, गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग। इसके सहयोग से या इसके काल में जो है एक व्यक्ति नाम है, उसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी कि भारतीय ऐतिहासिक स्थलों की खोज उत्खनन का काम एक विभाग करता है। उस विभाग का नाम है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। इसकी स्थापना जो है लॉर्ड कैनिंग के काल में जो है 1861 में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई। किसके काल में की गई, लॉर्ड कैनिंग के काल में की गई। कब की गई, 1861 में की गई। अगर इसके बारे में देखें थोड़ा सा, तो 1861 में स्थापित तो हो गया ये, लेकिन 1865 से लेकर के, यानी कि 1865 से लेकर के और 1871, इस बीच में जो है 1865 से लेकर के 1861 में तो स्थापित हो गया, 1865 से 1871 के बीच में जो है ये जो पुरातत्व विभाग है, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग है, ये धीरे धीरे जो है वो लैप्स हो गया, सस्पेंड हो गया, कह सकते, स्थगित हो गया कह सकते हैं। क्यों, धन की कमी के कारण, पैसा नहीं था, चल नहीं पाया, इसलिए ये सुस्त हो गया, निष्क्रिय रहा, ये कह सकते हैं। फिर 1871 में जो है, डेट ध्यान रखिएगा, 1871 में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है
इसका क्या बनाया गया, डायरेक्टर बनाया गया, महानिदेशक बनाया गया, डायरेक्टर ऑफ जनरल, महानिदेशक। महानिदेशक बनाया गया। तो ये भी क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। स्थापित, ध्यान रखिएगा, 1861 में तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही इसको स्थापित किया, लेकिन उस समय उसको डायरेक्टर जनरल नहीं बनाया, महानिदेशक नहीं बनाया गया। 1871 में जाकर के जो है उसको महानिदेशक बनाया गया, इसका डायरेक्टर बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर बनने का डेट है 1871 में, स्थापित करने की डेट है 1861 में। तो यहां दो तीन बातें हो गई है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है वो 1861 में गवर्नर जनरल या वाइसराय लॉर्ड कैनिंग के काल में, 1861 में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई। 1865 से 1871 के बीच में यह विभाग निष्क्रिय रहा, यानी कि लगभग काम बिल्कुल न के बराबर किया। क्यों किया? धन की कमी के कारण किया। फिर 1871 में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है, कनिंघम को जो है वो महानिदेशक बनाया गया, जो इसके प्रथम महानिदेशक थे। उसके बाद में जो है एक काम करना प्रारंभ किया। फिर इसको ऐसे समझते हैं कि 1871 से लेकर के और 1885 इस बीच जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ही जो है वो क्या रहे, इसके महानिदेशक रहे। यानी कि 1871 से 1885 के बीच में अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है इसका महानिदेशक पद पर रहे। 1885 में वो सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त होने के बाद में जो है ये काम थोड़ा कम किया और 1889 से लेकर के और 1902, डेट ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। (1889 से लेकर के 1902 के बीच में जो है ये भारतीय सर्वेक्षण एवं पुरातत्व विभाग जो है ये इसके महानिदेशक पद पर जो है वो कोई भी नहीं रहा। यानी कि 1889 से 1902 के बीच में जो है कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को महानिदेशक पद पर नहीं बनाया गया, यानी कि वो खाली रहा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है स्टेटमेंट में कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के पद पर 1889 के बाद में किसी भी महानिदेशक पद को नियुक्त नहीं किया गया। ये बात खत्म सत्य है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 1889 से 1902 के बीच में जो है ये महानिदेशक पद खाली रहा, किसी को, ये तो रहा, विभाग रहा, लेकिन महानिदेशक किसी को भी नहीं बनाया गया। फिर आइए 1902 में जो है बहुत महत्वपूर्ण है, वाइसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है वापस जो है महानिदेशक पद की नियुक्ति की गई और जिसको बनाया उसका नाम था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। यानी कि 1889 से 1902 के बीच में पद बिल्कुल खाली रहा। 1902 में जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है, जो बहुत फेमस वाइसराय था, गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कर्जन ने जो है 1902 में जो है एक व्यक्ति को जो है इसका महानिदेशक बनाया और उसका नाम था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो है 1902 से लेकर के जो है 1902 से लेकर के 1928 के बीच में जो है इस पद पर कौन रहे, महानिदेशक सर जॉन मार्शल। और अपन को पता है कि सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही जो है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई। तो ये ध्यान रखिएगा, दो तीन बातें इसमें आ गई है कि स्थापना तो 1861 में हुई, लॉर्ड कैनिंग के काल में हुई, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। अलेक्जेंडर कनिंघम ही पहला महानिदेशक था। उसके बाद में 1889 से लेकर के 1902 तक कोई महानिदेशक नहीं रहा। 1902 में जो है लॉर्ड कर्जन ने जो है
किसको? सर जॉन मार्शल को जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक नियुक्त किया गया, जो 1902 से 1928 तक इस पद पर रहे। और इन्हीं के कार्यकाल में, इन्हीं के निर्देशन में जो है, इन्हीं के डायरेक्टरशिप में जो है वो सर दयाराम साहनी के द्वारा जो है वो क्या की गई? 1921 में जो है दयाराम साहनी के द्वारा जो है, साहनी के द्वारा जो है सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किसकी खोज की गई? सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता। तो यानी कि 1921 में जाकर के जो है सर जॉन मार्शल के कार्यकाल में या उसके निर्देशन में, उसके डायरेक्टरशिप में जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा जो है वो किसकी खोज की गई? सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसको अपन जान रहे हैं। उसके बाद में जो है अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग नगरों की खोज की गई, अलग अलग स्थलों की खोज की गई और वर्तमान तक खोजे ही जा रहे हैं। इसलिए एक आ गया लगभग 2000 स्थल जो है आज तक खोज लिए गए हैं। तो यानी कि तब जाकर के सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आई। तो अपन बात करें, उत्खनन का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, उसके बारे में डिटेल से अपन ने देख लिया है। खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई। समकालीन सभ्यता की अगर अपन बात करें तो यहां से भी क्वेश्चन आता है, और शायद अब ये भी क्वेश्चन आया था, एक आपको पता हो तो एक एग्जाम में पूछा था कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता के संपर्क किस सभ्यता से नहीं थे? तो यानी कि यहां पर समकालीन सभ्यता का मतलब हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के ही समान उस समय ऐसी कौन कौन सी सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी या जिनके संपर्क थे। अगर बात करें अपन तो उसमें एक तो आ गई मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसी में विकसित सुमेरिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो सभ्यता थी वो ये चार सभ्यताएं थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी और चीन की सभ्यता थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो कि निम्न में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं है, इनके अलावा कोई और दे देगा तब। जैसे अभी पूछा दक्षिणी पूर्वी एशिया की सभ्यता, अब दक्षिणी पूर्वी एशिया तो इस समय कोई थी नहीं, सभ्यता ही नहीं। तो यानी कि ये ध्यान रखना है कि चार सभ्यताएं जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। फिर यहां से दूसरी तरह क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इसी में से पूछ सकता हो कि इन चारों सभ्यताओं में से जो है सिंधु घाटी सभ्यता सर्वाधिक निकट जो है किस सभ्यता के थी? सबसे अधिक निकट, सबसे अधिक संपर्क जो है किस सभ्यता के थे? तो अगर ऐसे पूछे आपसे क्वेश्चन तब आएगा उसमें सुमेरिया की सभ्यता। सर्वाधिक निकट, सर्वाधिक निकट या संपर्क, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि नाम दे देगा चारों का और पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक संपर्क, सर्वाधिक निकट, सबसे अधिक संपर्क, व्यापारिक हो चाहे सांस्कृतिक हो, सबसे अधिक संपर्क जो है किस सभ्यता से रहे? सुमेरियन सभ्यता से रहे। और सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो यानी कि ध्यान रखिएगा कि ये समकालीन सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता जो सबसे अधिक नजदीक थी, सबसे ज्यादा संपर्क थी, वो थी सुमेरियन सभ्यता। ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय में ये चीज देख ली अपन ने कि उत्खनन कौन सा विभाग करता है, उस विभाग की स्थापना कब हुई, किसने की, उसके महानिदेशक कौन थे, फिर पद खाली रहा महानिदेशक का। फिर 1902 में जो है सर जॉन मार्शल को बनाया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1902 से लेकर के 1928 तक सर जॉन मार्शल रहे। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही जो है वो दयाराम साहनी ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता की 1921 में खोज की, जो आज तक चल रही है। इसके अलावा चार समकालीन सभ्यताएं हैं, ये चारों हैं, इनमें सर्वाधिक निकट, सर्वाधिक संपर्क जो है वो सुमेरियन सभ्यता से
पाया गया या मिलता है। नेक्स्ट में चलते हैं अपन। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण का मतलब यह हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है। जनरली अपन ये देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं, ताम्र युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, ये कह सकते हैं अपन प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। तो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण से मतलब यह हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है। तो अगर नाम अपन देखें तो बहुत सारे नाम हैं, जिनमें हड़प्पा सभ्यता हो गया नाम, हड़प्पा सभ्यता नाम हो गया, सिंधु सभ्यता हो गया, या सेंधव सभ्यता हो गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता हो गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता हो गया, ताम्र युगीन सभ्यता हो गया, या ताम्र सभ्यता हो गया, कांस्य युगीन सभ्यता हो गया, कांस्य युगीन सभ्यता हो गया, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता हो गया, ये नाम है जो सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है या प्रचलित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की ये अलग अलग नाम है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इत्यादि अलग अलग नाम है। तो अपन ये देख रहे हैं कि आखिर ये नाम क्यों पड़े, क्या कारण, किस आधार पर पड़े। तो इसी को अगर अपन देखेंगे डायग्राम में तो ये देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, ये नाम जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पड़े गए हैं या प्रचलित है। हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। अब अपन चल रहे हैं कि सॉरी कि ये नाम जो है आखिर क्यों पड़े, किस आधार पर इसको नाम दिया गया। तो पहला अपन देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को जो है वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला नाम जो है उसका हड़प्पा ही पड़ा। और क्यों कहा गया, क्योंकि खोजा गया इस सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल हड़प्पा ही था, हड़प्पा था। इसलिए जो है इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी अभी देखा अपन ने कि 1921 में जो है दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की और जिस नगर को खोजा वो नगर था हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा नगर को खोजा। और प्राचीन काल में जो है हमारे इतिहास में जो है भारत में जो है एक परंपरा रही है कि जो जहां पर स्थल मिला है अगर वो पहली बार मिला है तो उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता था। ठीक वैसे ही जो है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल जो है वो हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कथन कारण में आ सकता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा था, हड़प्पा था, इसलिए इसको क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता, अब पहले नाम तो क्योंकि खोजा गया पहला स्थल क्या था, हड़प्पा, इसलिए उसको नाम दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता ये नाम क्यों हुआ, ये नाम इसलिए हुआ कि अगर अपन मैप में देखें तो यहां पर एक नदी है और नदी जा रही है यूं, ये है सिंधु नदी, सिंधु नदी, और इसके आसपास जो है ये बहुत सारे स्थल मिले हैं। यानी कि सिंधु नदी जो है ऐसे जो निकल रही है यहां से, ऊपर से निकलते हुए पाकिस्तान भारत यहां से होते हुए निकलती है। तो बाद में जब मिला, यानी कि खोज तो लिया गया हड़प्पा में, बाद में क्या हुआ कि जब देखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता
के जो अधिकांश नगर है वो सिंधु नदी के तट पर बसे हुए हैं, आसपास अगल बगल में जो है वो ज्यादा रहे, इसलिए जो है उसका दूसरा नामकरण क्या कर दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया गया। तो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित थे, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया गया। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नाम जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो अभी अभी तो अपन ने कहा कि खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा है, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु नदी के तट पर अधिकांश स्थल मिले। लेकिन फिर आगे देखिए और हुआ क्या कि जब ये नदी बह रही है सिंधु नदी, यहीं पर एक नदी और है उसका नाम है सरस्वती। तो बाद में क्या हुआ कि अधिकांश स्थल जो है वो सिंधु और सरस्वती, इधर की सीमा सिंधु नदी बनाई, इधर की सीमा जो है वो सरस्वती नदी बनाई, इसलिए विद्वानों ने इसका नामकरण क्या कर दिया, सिंधु सरस्वती सभ्यता कर दिया। तो यानी कि तीसरा नाम जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता पड़ गया, इसलिए पड़ा क्योंकि इस सभ्यता के अधिकांश स्थल सिंधु नदी और सरस्वती नदी के मध्य स्थित थे, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन ताम्रयुगीन सभ्यता। ये देखिए अब ताम्रयुगीन सभ्यता, वैसे नाम से क्लियर हो रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा जो है प्रयोग में लाई गई सर्वाधिक धातु जो है कौन सी थी, तांबा, इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यता भी कह दिया गया। यानी कि सर्वाधिक प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी, क्योंकि ताम्रयुगीन यानी कि जहां तांबे के उपकरण मिले हो, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने बहुत जगह देखे कि तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन आगे। तो ताम्रयुगीन सभ्यता इसलिए कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा सर्वाधिक प्रयोग में लाई गई धातु जो है वो तांबा थी। अधिकांश उपकरण जो है वो किसके मिले, तांबे के मिले, कॉपर के मिले, इसलिए जो है इसको ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि ताम्रयुगीन समकालीन सभ्यता थी। ताम्रयुगीन और भी चीजें थी, दक्षिण भारत में भी कुछ सभ्यता आई, लेकिन इसके बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस सभ्यता के लोगों द्वारा सर्वाधिक प्रयोग में लाई गई धातु जो है वो थी तांबा, तांबे के उपकरण बहुत सारे मिले, इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, इसको देखिए अब कांसा जो है, कांसा बनता है तांबा प्लस टिन, इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता क्या है, कांसा। तो पहली बार जो है भारतीय इतिहास की बात करें तो पहली बार कांसे के उपकरण जो है, कांसा का प्रयोग जो है, ब्रोंज का प्रयोग जो है पहली बार किस सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया, इसलिए जो है इसका नाम क्या कर दिया गया, कांस्य युगीन सभ्यता कर दिया गया। बड़ा सही हुआ है क्वेश्चन है, किस भारतीय इतिहास में पहली बार कांसा का प्रयोग जो है किस सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया, वह है सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि कांसे का आविष्कार किस काल में हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में हुआ। कांसा का उपयोग करने वाले लोग कौन से थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। तो यानी कि कांसा जो है तांबा और टिन से बना हुआ था कांसा। अब यहां पर दो क्वेश्चन अभी अभी बन गए अपने पास में, वो कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं। कैसे, एक तो है सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा सर्वाधिक प्रयोग में लाई गई धातु, अगर ये पूछे, और यह है सबसे पहले प्रयोग लाई गई धातु, प्रयोग लाई गई धातु,
यहां तो आएगा कांसा, यहां आएगा तांबा। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयोग में लाई गई सर्वाधिक धातु कौन सी थी, सबसे अधिक वहां के बर्तन, वहां के उपकरण जो है सबसे अधिक किस धातु के बने हुए थे, तब तो आएगा तांबा। और ये पूछे कि पहली बार प्रयोग में लाई गई धातु, तो होता कांसा। तांबा पहले से भी चल रहा था, लेकिन कांसा पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता में है। जैसे कि कांसे का रथ आ गया, कांसे की नर्तक मूर्ति आ गई, ऐसे जो है तो कांसा। तो यहां पर क्वेश्चन बन गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा प्रयोग में लाई गई सर्वाधिक धातु वो थे तांबा, प्रयोग में लाई गई पहली धातु कांसा। तो पहली बार कांसे का प्रयोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कांस्य युगीन सभ्यता पड़ गया। आगे चलते हैं अपना। आगे जैसे मानव के द्वारा प्रयोग है कि मानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया, पत्थर का प्रयोग किया, उसके बाद में तांबे का प्रयोग किया, उसके बाद में कांसे का प्रयोग किया, और उसके बाद में लोहे का प्रयोग किया गया। यह भी क्वेश्चन पूछा गया क्रम से कि सबसे पहले अगर देखें तो पाषाण, जिसको पाषाण युग कहते हैं, पाषाण का प्रयोग किया गया। फिर बाद में जो है वो तांबे का प्रयोग किया गया, फिर बाद में जो है कांसे का प्रयोग किया गया, फिर बाद में जो है वो लोहे का प्रयोग किया गया, और आज तक चल रहा है लोहा। ये लोहा जब लोहे की खोज होती है, देखेंगे अपन वैदिक काल में जो है, तो यानी कि पहली मानव द्वारा, पहली मानव के पहले उपकरण किसके बने हुए थे, पाषाण के, जिसको पाषाण काल कहा गया, वो भी पढ़ेंगे अपन डिटेल से। उसके बाद में जो पहली धातु आई वो आई तांबा, तांबे के बाद में आई कांसा, और बाद में आई लोहा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहां पर कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न में से किस चीज की जानकारी नहीं थी, इसकी नहीं थी। कांसे का भी थी, तांबा का भी थी, और पाषाण का, पत्थर के तो थे ही थे, पत्थर तो पहले से चला आ रहा था, तांबा था और कांसा था। यह भी क्वेश्चन बन गया कि कौन सी वस्तु की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा लोगों को नहीं थी, वो थी लोहा। लोहा बाद में आया वैदिक काल में। तो यानी कि ये दोनों धातु जो है यहाँ पर, यह भी क्वेश्चन बनता है। तो मानव द्वारा प्रयोग में लाए गए पहले उपकरण पाषाण के थे, फिर तांबे के थे, फिर कांसे के, और बाद में लोहे के। वो देखेंगे अपन डिटेल से आगे। नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को जो है वो प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति भी बोलते हैं। अब इसको देखिए क्यों सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि भारतीय इतिहास में पहली बार नगर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिले, उससे पहले कभी भी नहीं थे। यानी कि नगरों का उद्भव जो है, नगरों का आविष्कार, नगरों का उद्भव जो है पहली बार, और पहली बार कहां हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। इसलिए इस सभ्यता को जो है नगरीय सभ्यता कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता। तो पहली बार नगरों का उदय जो है, नगरों की खोज, नगरों के अवशेष जो है हमको कहां मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। इसलिए इसको प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति, अब क्रांति बहुत सारी होती है। वैज्ञानिक क्रांति, जब विज्ञान का बहुत प्रयोग हुआ तो वैज्ञानिक क्रांति। जब उद्योगों का बहुत प्रयोग हुआ तो औद्योगिक क्रांति। व्यापार में गति आई तो व्यापारिक क्रांति। ठीक वैसे ही जो है नगर मिले और बहुतायत से मिले, बहुत सारे मिले। जितने भी अपन पढ़ेंगे स्थल, बहुत सारे नगर मिले पहली बार। तो भारतीय इतिहास में पहली बार नगर मिले, इसलिए नगरीय क्रांति। बहुत सारे नगरीय सभ्यता, बहुत सारे नगर मिले, इसलिए इसको नाम दे देंगे नगरीय क्रांति। अब यहां से क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में जो है 3 नगरीयकरण देखने को मिले हैं। प्रथम नगरीयकरण, द्वितीय नगरीयकरण, तृतीय नगरीकरण। यह है 3500 से 1500 के बीच में, जिसको अपन सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जा रहे हैं। ये हो गया 6 सेंचुरी बीसी के लगभग, और ये हो गया 1000 ईस्वी के बाद, जिसको अपन सल्तनत काल बोलते हैं।
इसको महाजनपद काल भी बोलते हैं। यानी कि आज तक के भारतीय इतिहास में जो है 3 नगरीय क्रांतियां हुई है, 3 नगरीयकरण हुए हैं। तो प्रथम नगरीयकरण जो है, प्रथम नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को कहा गया। तो यानी कि प्रथम नगरीयकरण भारतीय इतिहास का जो है वो 3500 से लेकर के 1500 के बीच में मिलता है, 3500 से 1500 के बीच में मिलता है। तो भारतीय इतिहास का प्रथम नगरीय क्रांति, प्रथम नगरीकरण जो है उसका संबंध किस काल से? सिंधु घाटी सभ्यता के काल से, क्योंकि पहली बार बहुत सारे नगर मिले अपन को। उसके बाद में वैदिक काल में जो है 1500 ईस्वी पूर्व के बाद में नगरों का पतन हो गया, हमको नगर देखने को नहीं मिलते। फिर एक काल आता है, उसको बोलते हैं अपन 6th सेंचुरी बीसी, 600 ईस्वी पूर्व, जो जैन धर्म का उदय है, बौद्ध धर्म का उदय है, और दूसरा है महाजनपद काल है। महाजनपद काल अंग, मगध, काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, ऐसे करके जो है भारतीय इतिहास में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उनकी राजधानियां हुई और वो बन गए नगर। इसलिए भारतीय इतिहास का द्वितीय नगरीकरण, द्वितीय नगरीय क्रांति या द्वितीय नगरीकरण जो है उसका संबंध है 600 ईस्वी पूर्व से, जिसको महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के उदय का काल, वहां तो द्वितीय नगरीकरण का संबंध इससे है। फिर आता तृतीय नगरीकरण, 800 ईस्वी के बाद में, ऐसा कहा जाता है राजपूत काल के बाद में जो है 800 ईस्वी से लेकर के और 1000 ईस्वी तक जो है वो फिर नगरों का पतन हो गया। फिर 1000 ईस्वी के बाद जो है जब तुर्कों का आगमन भारत में हुआ और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, उसके बाद में जो है यहां पर 1201 के बाद में जो है अलग अलग नगर आ गए। और सल्तनत काल में बहुत शायद कुछ लोगों ने दिल्ली में नगर बसाए, उत्तर प्रदेश में बसाए, तो उसको बोलते तृतीय नगरीयकरण। तीसरी नगरीय क्रांति, तृतीय नगरीय क्रांति, उसका संबंध जो है वो सल्तनत काल से, सल्तनत और मध्य का, सल्तनत काल से जो है। तो यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछ लेता, आपसे मिलान वाला क्वेश्चन दे देगा, इधर दे देगा प्रथम नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण, तृतीय नगरीकरण, इधर दे देगा टाइम पीरियड, या हो सकता है ऊपर नीचे कर दे और आपको मिलान वाला कहे। चौथा नगरीकरण अभी तक नहीं हुआ, 3 ही नगरीकरण है भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में वो 3 नगरीकरण ये है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रथम नगरीकरण का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से, द्वितीय नगरीकरण का संबंध महाजनपद काल से है, और तृतीय नगरीकरण का संबंध सल्तनत काल से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक काल। अब इसको देखिए, इसको समझने के लिए इतिहास को जो है वो सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। ये आपने पहले भी पढ़ रखा, इसको एक ब्रीफ में समझा दे रहा हूं मैं आपको। एक तो बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, काल, एक हो गया आद्य ऐतिहासिक काल, और एक हो गया ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। केवल पुरातात्विक, अभी मैं समझा रहा हूं इसको आपको, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक व साहित्यिक स्रोत, लेकिन पढ़ा नहीं जाना, नहीं जाना, पुरातात्विक व साहित्यिक दोनों, दोनों। इसको समझिए, इतिहास को 3 भागों में स्रोतों के आधार पर कि किस काल में किसकी जानकारी मिलती है, किस स्रोतों से किस काल की जानकारी मिलती है, इसके आधार पर जो है इतिहास के 3 भाग बांटे गए हैं, 3 काल माने गए। प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल वो अलग है। इतिहास का जो है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसको देखिए कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इतिहास से पहले, प्रोटो हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल मानव इतिहास का वह काल था जिसकी जानकारी हमको
केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। यानी कि मानव इतिहास का वह काल जिसकी जानकारी हमको केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। पुरातात्विक का मतलब हो गया खुदाई में मिलने वाले उपकरणों से, यानी कि वह काल जिसको हम सिर्फ और खुदाई में जो चीजें मिले, मान लीजिए पत्थर मिल गया, औजार मिल गया, हड्डियां मिल गई, इनसे मिलती है, उसको कहते हैं अपन पुरातात्विक स्रोत। तो प्रागैतिहासिक काल मानव इतिहास का वह काल है जिसकी जानकारी हमको केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। यानी यहां पर मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, कतई साहित्यिक लिखना, लिपि इत्यादि से कोई लेना देना नहीं था। इसकी जानकारी हमको, जैसे पाषाण काल है, ताम्र युग है, पाषाण काल है, वो काल कौन सा है? वो प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि हमको पत्थरों के औजारों से मिलती है, हड्डियों के औजारों से, तांबे के औजारों से मिलती है। तो केवल पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी मिलने वाला काल है वो है प्रागैतिहासिक काल। फिर आते दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल में जो है दोनों जानकारी मिलती है, पुरातात्विक स्रोतों से और साहित्यिक स्रोतों से। यानी कि मानव इतिहास का आद्य ऐतिहासिक काल जो है, मानव इतिहास का वह काल है जिसकी जानकारी हमको पुरातात्विक और प्लस साहित्यिक दोनों स्रोतों से मिलती है। लेकिन 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 कंडीशन ध्यान रखिएगा, जानकारी पुरातात्व से भी मिल रही है और साहित्य से मिल रही है, लेकिन पढ़ा नहीं जाना। मतलब कि साहित्यिक स्रोत जो हमको लिपि मिली है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। साहित्यिक स्रोत तो है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक वैसे ही जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है, इसलिए क्योंकि अपन ने आद्य ऐतिहासिक की परिभाषा क्या बताई है? वह काल जिसकी जानकारी पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों से मिलती हो, लेकिन वहां की लिपि को जो है अब तक पढ़ा नहीं गया हो, उसको बोलते आद्य ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐसा काल सिर्फ और सिर्फ एक है, और वह है सिंधु घाटी सभ्यता। तो यानी कि इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी जानकारी हमको जो है वो पुरातात्विक से मिलते हैं, साहित्यिक से मिलते हैं, लेकिन अभी तक उस साहित्यिक स्रोतों को, उसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया। वो क्यों? वो डिटेल से पढ़ेंगे अपन आगे, किस किस ने दावा किया, क्यों नहीं पढ़ा गया, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो यानी कि और दूसरा हो गया ऐतिहासिक काल, तीसरा जो है जिसकी जानकारी पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों से मिलती है और साहित्यिक स्रोतों को पढ़ भी लिया गया है। यानी कि वैदिक काल से लेकर के आज तक का काल जो है ये ऐतिहासिक काल कहलाता है। वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व के बाद का काल और आज तक जिनको अपन ने पढ़ लिया है, तो पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों से मिलती है और साहित्यिक स्रोतों को पढ़ लिया गया, वो तो है ऐतिहासिक काल। पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों से मिलती है लेकिन साहित्यिक को पढ़ा नहीं गया, लिपि को पढ़ा नहीं गया, वो कहलाता आद्य ऐतिहासिक काल। और केवल पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, कोई लेखन कला नहीं है, वो है प्री हिस्टोरिक एज, यानी प्रागैतिहासिक काल। तो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी जानकारी वह इस युग का रिप्रेजेंट करती है। उसकी जानकारी हमको पुरातात्विक से मिलती है, साहित्य से मिलती है, लेकिन उसकी लिपि को अभी पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा गया।